जैसा कि आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण है क्या, इसका अर्थ क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति देना, महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार देना, अपने निर्णय को खुद ले सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, लैंगिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर उन्हें अवसर की समानता, उन्हें स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें देना, ये इसी को मोटे तौर पर महिला सशक्तिकरण कहते हैं। तो हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले तो इसके लिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कोट है, उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति वहाँ पर हो रही महिलाओं की प्रगति के रूप में नापूंगा। तो कोई भी समाज कितना विकसित हो रहा है, कितना प्रगति कर रहा है, वहाँ आप देखिए कि महिलाएं कितनी विकसित हैं, कितना प्रगति कर रही है। दूसरा, महिला आधी आबादी है। अगर आधी आबादी पीछे है तो हम कैसे आगे जा सकते हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तीसरा, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में अगर आधी आबादी को हम पीछे धकेल दे रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और संवैधानिक आदर्शों के खिलाफ है। चौथा क्या है कि ये आर्थिक विकास के भी विपरीत है अगर महिला सशक्त नहीं है। जैसा कि IMF की रिपोर्ट बताती है कि यदि महिला को कार्यबल में शामिल किया जाए पुरुष के समान तो 27% GDP की दर बढ़ सकती है। पाँचवा क्या है, ILO बताता है कि अगर महिलाओं को पुरुष के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी हो जाए तो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत की बढ़ सकती है। छठा, इसलिए भी महिला सशक्तिकरण जरूरी है स्थायित्व लाने के लिए, शांति लाने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं बान की मून, उनका एक बहुत शानदार कथन है। उन्होंने कहा था कि जहां महिला शिक्षित और सशक्त होती हैं वहां अर्थव्यवस्था सशक्त और उत्पादक होती है, और जहां पर महिलाओं की भागीदारी अच्छी होती है वहां पर स्थायित्व और शांति होती है। तो इस मामले में भी इसका बढ़िया है। तीसरा, सातवां क्या है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के आदर्श है, अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, आर्टिकल 15 महिलाओं के कल्याण की विकास की बात करता है, और आर्टिकल 39 भी महिलाओं के रोजगार और वेतन में समान अवसर की बात करता है। तो ये संवैधानिकता के अनुरूप भी है। और जैसा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति कैसी है उससे आप किसी देश का हालात जान सकते हैं। तो इस मामले में देखा जाए महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। अब जब हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, जब भी हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें निहित होता है कमजोरी, यानी कि किसी को सशक्त तभी बनाएंगे जब उसमें कुछ समस्याएं होंगी या वो कमज़ोर होगी। तो हम देखते हैं समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले समस्या देखें समाज में क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले देखें कि जैसा कि बताया गया है कि भ्रूण हत्या यहाँ पर कई सारी होती हैं। एक लड़की आ ही नहीं पाती है दुनिया में, उससे पहले 6,30,000 जो भ्रूण हत्याएँ कन्याओं की उन्हें मार डाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर वो बाई चांस आ भी गई तो उसका लालन पालन ठीक से नहीं किया जाता है। जैसा कि उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। हमें से हर किसी ने शाम को हमारी माँ ने दूध पिलाया होगा, लेकिन शायद ही कोई हो उसकी बहन को भी अगर उसकी स्थिति ठीक है तब तो पिलाया गया होगा, बोनवीटा खिलाया गया होगा, कॉम्प्लेन पिलाया गया होगा, वैसे शायद उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो लालन पालन ठीक से नहीं होता है। इसको लेकर गर्ल चाइल्ड सेव द ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि औसतन 6 में से एक महिला की मृत्यु सिर्फ इसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुई है। और अगर उसका लालन पालन ठीक से हो भी जाता है तो उसकी शिक्षा अच्छे से नहीं होती है। इसका अगर देखा जाए तो 2011 की आप जनगणना देख लीजिए, अभी 62 लिटरेसी रेट है हमारा, कहाँ पुरुष 82 की तरफ है। उसके बाद अगर शिक्षित हो भी जा रही है और इस तरफ आगे बढ़ रही है तो साथ ही साथ उसके छेड़छाड़, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं उसके साथ हो रही हैं, यौन शोषण हो रहा है। अगर इसका देखा जाए तो सबसे रोचक है NCRB की जो 2022 की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली में ही अपराधों की संख्या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले में 40% की बढ़ोतरी है। दूसरा, उसमें बताया कि हर दिन दिल्ली जैसी राजधानी में एक दिन में 2 महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। साथ ही अगर 2020 की अगर NCRB की रिपोर्ट बताई जाए तो उसमें बताया गया है कि हर दिन 86 महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, हर दिन। दूसरा, 49 महिला हर दिन 49 महिलाओं के साथ कोई ना कोई आपराधिक घटना हो रही है। और ये वो बातें बताई जा रही हैं जो FIR जिनमें नोट होती है। अगर देखा जाए तो बलात्कार और महिलाओं के साथ जितने भी अपराध होते हैं उसमें लगभग 95% की लोक लाज की वजह से तो रिपोर्ट ही नहीं कराई जाती।
तो जब रिपोर्ट कराई जाती तो भी इतने चौंकाने वाले आंकड़े कि हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। अब तो बलात्कार और इस तरह की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद उसके विवाह की जब बात आती है तो उसे खरीदा जाता है, दहेज है और वो होता है। अगर दहेज नहीं हुआ सही से तो उसकी दहेज हत्या हो जाती है, उसकी प्रताड़ना उसे मिलती है। और दहेज हत्या की तो इस तरह से कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हर दिन लगभग 19 महिलाओं की दहेज हत्या की मतलब दहेज हत्या होती है, दहेज ना देने की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। दूसरा क्या है, उसके साथ घरेलू हिंसा होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 30% महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ मतलब कभी ना कभी 30% से भी ज़्यादा है। हालांकि नेशनल हेल्थ सर्वे के सामने कुछ लोग हिचकिचाते हैं बताने से ये बात, तो उसमें 30% का आंकड़ा बताया गया है कि 30% लोगों के साथ ऐसा हुआ। इस तरह की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरा क्या है, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक रूढ़ियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो महिलाओं को पीछे ढकेल रही हैं। जैसे आप 3 तलाक देख लीजिए, हिंदू में आप देख लीजिए पहले से ही बाल विवाह, बहु विवाह, इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं। अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ आया। करवा चौथ किस लिए? पति की उम्र लंबी करना है। महिलाओं की क्यों नहीं? रक्षाबंधन किस लिए? कि भाई मतलब अपने मेरा जो भाई है वो अच्छा रहे। फिर उसके बाद कई सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि बेटे की रक्षा के लिए या बेटा का जन्म हो इसके लिए कई सारे त्यौहार बने हुए हैं। तो सारे त्यौहार पितृसत्तात्मक हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक हम वो पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा होगा कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करके, ये सुना है? तो उसमें एक बड़ा अच्छा कथन, उसमें आगे एक लाइन आती है कि बाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। पुत्र ही क्यों दे, पुत्री क्यों नहीं दे? धार्मिक परंपराएं ऐसी धसी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों मंडारियों को कमज़ोर बना रही हैं। ये तो हुई समाज की बात। अब अगर राजनीति में आप जाएँ तो अब अगर कोई समाज में उन्नत इसीलिए होगा ना जब वो राजनीति में भी अगर ठीक है। अगर राजनीति में तो समाज में ठीक हो सकता है। अब राजनीति में कैसी स्थिति है वो देखें। राजनीति में जब हम स्थिति देखते हैं तो जैसा कि आपने इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का शायद कुछ बताया था, तो उसमें भी हम लोगों की इंडेक्स में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हाँ, दूसरा क्या है, हमारे यहाँ जितने भी सांसद हैं लोकसभा में, उसमें से सिर्फ 78 महिलाएँ हैं। सिर्फ 78 महिलाएँ, मतलब पूरे की 14% ही महिलाएँ हैं। दूसरा, 224 सांसद हैं राज्यसभा में, उसमें से मात्र 24 महिलाएँ हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य में, उसमें से आज सिर्फ एक महिला है मुख्यमंत्री, वो भी ममता बनर्जी। जितने भी राज्यपाल हैं उनमें से आज सिर्फ 2 राज्यपाल हैं। जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं उसमें से आज सिर्फ 4 मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। अब राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति में समाज में तभी कोई सशक्त हो सकता है जब वो अर्थव्यवस्था में सशक्त हो। अब अर्थव्यवस्था तरफ घूमते हैं। अब जब अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहला तो उन्हें हम परिवार में ही मार डालते हैं, उन्हें संपत्ति का अधिकार ही नहीं देते हैं। जैसा बेटों को मिलता है वैसा बेटियों को नहीं मिलता है। दूसरा क्या होता है कि कहीं अगर वो जॉब करने जाती हैं तो वहाँ पर उनके जो भी कार्यस्थल होता है वहाँ शोषण होता है उनके साथ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या है कि ज़्यादातर समय तो उनका इन्हीं कामों में लग जाता है, घरेलू कामों में। अब घरेलू काम में कितना समय लगता है तो टाइम यूज सर्वे है उसमें बताया गया कि 5 घंटे तो सिर्फ उनका घरेलू कामों में ही लग जाता है। और जैसा कि अभी किसी ने जिक्र किया था, जहाँ पानी दूर लेने जाना पड़ता है वहाँ 2-2 घंटे उनके बर्बाद हो जाते हैं, तो इतना टाइम वहीं चला जाता है। और कहा जाता है घरेलू काम वो जितने भी करते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई सम्मान ही नहीं है। अब आप कई बार आप लोगों के घर में या हम लोगों के घर में बात एक सुना होगा, हमारी माँ ही या कोई लोग कहते होंगे कि जाओ जाओ बेटा पानी दे आओ, पिताजी काम करके आए। पिताजी काम करके आए हैं और हमारी मम्मी सुबह से लेकर रात तक काम कर रही है, उसको काम नहीं है। मतलब इस तरह की बात, देखो इस तरह की दुविधा कि जाओ पापा काम करके आए और महिला वो सुबह से कर रही है रात तक करेंगे, उसका कोई काम नहीं है, तो काम को ही सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अब इसको लेकर क्या है, बड़ा रोचक एक प्रसंग हुआ था आइसलैंड में 1975 में। महिलाओं ने एक दिन क्या किया कि उन्होंने काम करने से बंद कर दिया, मना कर दिया कि हम कोई काम नहीं करेंगे। जब महिलाओं ने काम नहीं किया, खाना नहीं बनाया, जितने भी पुरुष थे ऑफिस में, बड़े बड़े कार्यालय में थे, वो सारे भाग भाग के घर पे आए, अपने बच्चों को रेस्टोरेंट ले गए, सब कुछ ले गए। अब जब पुरुष अपने परिवार में लौट कर आए, वही अपने बच्चों को संभालने लग गए, अर्थव्यवस्था और आइसलैंड पूरा ठप। ये समझिए, ये महिलाओं का काम करने का ये जो सम्मान है वो है, लेकिन हम उन्हें सम्मान ही नहीं देते हैं। दूसरा क्या है, और कहा जाता है कि अगर महिलाएं जो काम करती हैं उसका अगर एक आंकड़ा निकाला जाए कि उसकी कीमत कितनी होगी, तो उसकी कीमत है $10 ट्रिलियन। जो 50 फॉर्च्यून कंपनी है जिसमें एप्पल, वॉलमार्ट और अमेजन जैसी कंपनी आती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा कारोबार उनके महिला का काम का। जैसे उदाहरण आपको बताएं, आपकी माँ आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा कर रही होंगी, उस बुजुर्गों की सेवा के लिए आप एक नौकर लगाएं, कितना रुपये देंगे? 5,000 देंगे।
सफाई करती हैं। सफाई के लिए अगर किसी नौकर को रखेंगे उसे आप रुपए देंगे। वो घर का घरेलू काम करती हैं, बच्चों को बच्चों को देखभाल करना, सारे काम वही करते हैं। अगर वो सारी की सारी आप कीमत पर किसी और को रखेंगे ना तो 30,000 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। और भावनात्मक आत्मात्मक चीज़ तो वो तो अलग है, इस तरह से वो है। दूसरा क्या है, इसमें ये भी बताया गया है कि अगर अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पा रही, अगर हो जाए तो IMF बताता ही है कि 27% की वृद्धि दर हो जाएगी अपनी। ILO बताता है कि हम लोगों की जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो $1 ट्रिलियन बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। आज भी अगर यूनिकॉर्न कंपनी देख लीजिए तो शायद ही कोई महिला हो जिसकी कोई कंपनी हो, बाकी सारी पुरुषों की है। अर्थव्यवस्था की बात हुई, अब देखो शिक्षा में क्या हालत है। शिक्षा में काफ़ी दूर स्कूल होते हैं, इस वजह से बीच में छेड़छाड़ होना, इस तरह की हरकतें ना हो जाए, इस वजह से वो ज़्यादा जाती नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि महिलाएं इसको प्राथमिक विद्यालय तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जैसे उस शिक्षा तक पहुंचती हैं उनका नीचे नीचे गिरने लगता है। वो सारे छोड़ देती हैं शिक्षा को, बीच में शादी की वजह से छोड़ देती हैं, घरेलू जिम्मेदारी आती है उसकी वजह से छोड़ देती हैं। तो इस वजह से उनकी शिक्षा भी एक तरह से अधूरी रह जाती है। अब देखते हैं ये सारे कारण हैं, मतलब ये सारी समस्याएँ हैं। अब ये देखते हैं इन समस्याओं के कारण क्या है। अब जब इन समस्याओं के कारण देखते हैं तो क्या कारण इनके अतीत में है क्या। हम लोगों ने सबने बात की कि महिलाओं को घर के अंदर रखा गया है, पुरुष बाहर जाते हैं, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे है, ये भी एक सोचने का काम है। तो हुआ ये था कि जब आदि मानव थे और प्राचीन काल का समय था जब शिकार करता था मनुष्य, उस समय होता क्या था कि उस समय महिला और पुरुष दोनों साथ साथ शिकार करने जाते। जैसे आज भी अगर शेरनी कहाँ शिकार कर रही है, जितनी तत्परता और जितनी शक्ति से कर रही है, आप देखकर बता नहीं सकते कौन शेर है कौन शेर नहीं। दोनों में शक्ति और ऊर्जा सब बराबर है। लेकिन पुरुष में ये बंटवारा कैसे आया, पुरुष में, और वैसे तो सभी जानवर में, लेकिन पुरुष में कहाँ से आया वो आपको बताएं। होता ये था कि उस समय क्या होता था कि जब महिला गर्भावस्था में आ जाती थी, वो 9 महीने का समय होता था। उसके बाद जब उसके बेबी होता था, उसके बाद 1 महीना और, तो ये जो 1 साल का फेज होता था उसमें वो घर में रहती, तो वो शिकार करने नहीं जाती थी, पुरुष शिकार कर जाता था, वो लेकर चीज़ें आता था। यहीं से महिला आश्रित थी। और भाई अभी जैसे गर्भ निरोधक जैसी चीज़ें उस समय नहीं होती थी, उस समय आज प्रेग्नेंट है, 2 साल बाद फिर प्रेग्नेंट, तो इस तरह से उसका ज़्यादातर समय एक पुरुष शिकार लाएगा तो वो खाएगी, नहीं लाएगा तो नहीं खाएगी। तो ये यहाँ से महिला आश्रित होना शुरू हुई। फिर उसके बाद अगर देखें हम, जैसे हीगल एक दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने इसको बांट दिया 2 भागों में कि पुरुष पब्लिक स्फीयर में मतलब बाहर जाकर काम करेगा और महिला निजी प्राइवेट स्फीयर का काम करेगी। महिलाओं की सबसे बड़ी दुविधा क्या हुई है कि महिलाओं को दर्शन शास्त्रियों ने भी नकारा है। अरस्तु भी महिलाओं को, अरस्तु हुआ, देकार्त हुआ, जितने भी दर्शन शास्त्री हुए वो सभी महिलाओं को मातृत्व और परिवार के अंदर रहने की हिमायत देते हैं। अपने अगर भारत में देखा जाए तो शुरुआत में तो अच्छी स्थिति थी, हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था। उसके आगे हम जैसे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी बातें कही जाती हैं। और हमारे वैदिक काल में जैसे मैत्री, गार्गेय, अपाला, लोकमुद्रा जैसी विदुषियाँ हुआ करती थी, सभा समिति में महिलाएं जाया करती थी, अच्छी स्थिति थी। लेकिन बावजूद उसके अगर देखा जाए इनके साथ साथ महिलाओं का शोषण भी होता रहा, चाहे बाल विवाह हुआ, चाहे बहु विवाह हुआ, चाहे देवदासी प्रथा हुआ। और सबसे बड़ी जो समस्या की बात है वो ये है कि जो प्रोग्रेसिव लोग भी हुए हैं उन्होंने महिलाओं को भी उन्होंने भी नकारा है। जैसे आप बुद्ध को देखिए, बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन वो भी संघ में आने के लिए महिलाओं को मना करते हैं। आप देखिए कबीर बहुत प्रोग्रेसिव है, जाति की बात करते हैं, वो सब बात करते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि नारी की झाई पड़त काला होत भुजंग, कबीरा तिनकी का गति जो नित नारी के संग, कि जो नारी के संग है उसकी तो मतलब जब उसके नारी के साथ से सांप काला हो सकता है, तो अगर उसके साथ कोई पुरुष है तो उसका क्या होगा। तुलसीदास जैसे लोग कहते हैं कि वो ये स्वतंत्रता बिगड़े नारी और ढोल शूद्र गवार पशु नारी सकल साधना के अधिकारी, इस तरह की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ के बौद्धिक समाज ने भी उन्हें नकारा। हालांकि यहाँ कई सुधार हुए, हमारे भारत में देखा जाए तो भक्ति आंदोलन हुआ, उसके बाद अगर धीरे धीरे देखा जाए तो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने कई सारे काम किए, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो या फिर सती प्रथा का अंत हो, इस तरह की कई सारी चीज़ें की हैं। तो धीरे धीरे सशक्त हुई हैं महिलाएं, अब धीरे धीरे सशक्त हो रही हैं। और आज के समय में अगर देखा जाए तो कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे अगर देखा जाए जैसे अगर उन्हें सशक्त करने के लिए देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा 2015 में। उसके अलावा निर्भया 2012 में आया, जिसमें बलात्कार पीड़ितों की सहायता करने के लिए किया गया।
महिला वॉलेंटियर आया, उसमें क्या किया गया कि जितनी भी दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा होती है उसको रोकने के लिए किया गया। उसके अलावा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में आया। कार्यस्थल पर जो शोषण हो रहा है उसे रोकने के लिए 1997 की तरफ आया। तो घरेलू हिंसा को 2005 में, दहेज को रोकने के लिए 1961 में आया। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती रही। और अगर आर्थिक रूप में देखा जाए तो कई सारी योजनाएं ऐसी आ रही हैं जिसमें उन्हें हम ऋण प्रदान कर रहे हैं। जैसे सिडबी बैंक 10 लाख ऋण देती है लघु उद्योग खोलने के लिए। कई सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं कि जो हथकरघा, मत्स्य पालन और कढ़ाई बुनाई इस तरह की सारी चीज़ें करने के लिए की जा रही है। तो इस तरह की कई योजनाएं भारत चला रही है। लेकिन उन सब सारी योजनाओं के बावजूद भी, और अगर देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ, मंत्रालय को खोलना हुआ, इस तरह की सारी चीज़ हुई। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया, उसमें सभी को सम्मान देने की बात कही। 1975 में यूएनओ ने विश्व महिला सम्मेलन को खोलने का बात किया। 1995 में बीजिंग घोषणा पत्र आया जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है। तो इस तरह, और 1975 से 1985 तक तो पूरा दशक ही महिलाओं को सम्मान में घोषित कर दिया गया। तो महिलाओं को प्रति जागरूकता के लिए और इस तरह की कई सारी चीज़ें आई, लेकिन बावजूद उसके वो अपेक्षित सुधार नहीं हुए। हालांकि कुछ सुधार देखने को मिले। जैसे भारत में अगर आप देखें तो अभी जो पीएम आवास योजना हो रही है वो महिलाओं के ही नाम पर हो रही है। महिलाओं को ही घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है। आज महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था, 200 मिलियन महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में आपको देख रही हैं। टेसी थॉमस से लेकर चंदा कोचर हो, पीवी सिंधु से लेकर चाहे बॉलीवुड की कोई भी लोग हो, हर जगह सशक्त हो रही है। कई सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में भी जैसे गर्भपात का कानून आया है। उसके अलावा 21 वर्ष दोनों का समान करने का आया है। तो इस तरह के कई सुधार भी देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो चेतना के स्तर पर वो बदलाव नहीं आया जो आना चाहिए था। उसकी बानगी यही है कि आज भी कई सारे दहेज हत्या हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, इस तरह की कई सारी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए अब अगर समाधान की बात की जाए तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा समाधान है कि महिलाओं को शिक्षित बनाएगा। महिलाओं को शिक्षित बनाएंगे तो वो अर्थव्यवस्था में मजबूत होंगी। आर्थिक रूप से जब मजबूत होंगी, शिक्षा जब मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आर्थिक रूप से मजबूत होगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत होगी, और राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत होगी तो धार्मिक रूढ़िवाद को अपने तरफ से भी बदल सकती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें कर सकती है। दूसरा, उसके बाद दूसरा क्या किया जाए, ये तो सरकार करेगी, ये सारी चीज़ें कर रही है। हम लोगों को क्या करना चाहिए और भी क्या चीज़ें करनी चाहिए, हम लोगों को अपने स्तर पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जब भी कोई महिला हमारे साथ हो तो उसे सहज फील करना। दूसरा क्या करें कि आजकल हमने देखा है कि कई बौद्धिक लोग हैं, कई बातें करते हैं लेकिन वो भी गालियाँ देते हैं। गालियाँ एक तरह से वाचिक बलात्कार है। बलात्कार करने की एक वाचिक धमकी होती है कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गाली देने से बचिए। दूसरा क्या करिए, जब भी आप घर में जाएंगे, दिवाली में घर पर जाएंगे, एक दिन अपने माँ को ऐसा दीजिए जिस दिन वो काम ना करें। अपने कपड़े खुद धुलिए, अपने बर्तन खूब धुलिए, और खाना ना बनाने की अगर कोशिश कर सकते हैं, इस दिवाली में मिठाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो करिए। दूसरा क्या करिए कि आप अपनी बहन के पास, आप लोग या हम लोग तो खूब दोस्तों के साथ जाकर पिज्ज़ा खा लेते हैं, वो सब खा लेते हैं। कभी बहन को ले जाइए रेस्टोरेंट अपनी, उनसे भी पूछिए कि भाई तुम्हारा भी कुछ खाने का मन है कि नहीं। तो महिला को सशक्तिकरण करने से अपने पहले परिवार में सशक्त करने की ज़रूरत है। अपनी बहनों से पूछिए, अपनी ताऊ की बेटियों से पूछिए कि कभी तुम्हारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परिवार का इधर उधर, क्योंकि जैसा कि बताया कि परिवार में ही ये चीज़ें ज़्यादा घटित होती हैं। तो इसी तरह से हमें लगता है करने की ज़रूरत है, उन्हें सशक्त बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वैश्विक कल्याण की जो संभावना है वो तब तक असंभव होगी जब तक महिलाओं का कल्याण नहीं होगा। जिस तरह से एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, वैसे ही हमें लगता है कि बिना एक महिला के समाज नहीं चल सकता। जिस तरह से एक पुरुष या एक व्यक्ति बिना अपने एक पैर के नहीं चल सकता है, उसी तरह से पूरा अगर विकास करना है तो दोनों को साथ चलना होगा, दोनों को संतुष्ट होना होगा। धन्यवाद। वाह, शानदार।